नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे MAHL 503 की तीसरी यूनिट के विषय में। इसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पद्य पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने दूसरे यूनिट के प्रमुख काव्य आंदोलन, परिचय एवं आलोचना के विषय में चर्चा की थी। उस यूनिट से सीधे यहाँ पर हमारा लिंक जुड़ा हुआ है, यानी पूर्व में हमने जो भी काव्य संबंधी आंदोलन हुए हैं या जो काव्य का इतिहास है आदिकाल से लेके स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात तक का, वो पढ़ा था। अब हम इस वाली यूनिट में हिंदी साहित्य का केवल आधुनिक काल पढ़ेंगे और आधुनिक काल में पद्य साहित्य पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत इस यूनिट में हमने काल विभाजन, नामकरण पढ़ना है, मध्यकालीन पद्य और आधुनिक पद्य का अंतर पढ़ना है। इस पाठ में से बड़ा प्रश्न कैसे हो सकता है वो मैं अभी आपको सबसे पहले बताती हूँ। इसमें से एक तो प्रश्न सीधे सीधे ये बन सकता है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक पद्य के उद्भव और विकास पर सारगर्भित लेख लिखिए। मध्यकालीन पद्य और आधुनिक पद्य में निहित अंतर को स्पष्ट कीजिए, या आधुनिक हिंदी पद्य की पृष्ठभूमि पर सारगर्भित लेख लिखिए, जिसके अंतर्गत हम उसकी राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को लिख पाएंगे। तो ये सब संभव तभी हो सकता है जब हम इस यूनिट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़िए ताकि हम इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ सकें। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर यानी पद्य कविता की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आधुनिकता का प्रवेश गद्य के माध्यम से हुआ है। कविताएं बहुत पुराने समय से ही चली आ रही थी। आदिकाल में जब गद्य का विकास नहीं होता उस समय भी कविता अपनी पूरे विकसित अवस्था में थी। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आदिकाल में जितने भी हमें ग्रंथ मिलते हैं वो सब काव्यात्मक रूप में है या चंपू काव्य रूप में, जिन्हें गद्य और पद्य मिश्रित माना जाता है। ठीक, गद्य उस समय इतनी संपन्न अवस्था में नहीं था। एक जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में भी हमने पढ़ा था, उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, क्योंकि मध्यकाल में हाँ काव्य का विकास तो हो गया था लेकिन गद्य का विकास नहीं हो पाया था। मध्यकालीन प्रवृत्ति के केंद्र में भक्ति थी, आस्था, विश्वास, नीति, श्रृंगार, ये सब कुछ रहे हैं। लेकिन आधुनिक प्रवृत्ति जो है इसके केंद्र में तर्क है, विचार है और वर्तमान बोध रहा है। हम विचार मूलतः गद्य में हो सकता है, कविता में नहीं हो सकता। कविता का मुख्य होता है, मूल होता है भाव। कविता मूल भावना को लेकर चलती है, संवेदना को लेकर चलती है, इसीलिए कम शब्दों में बिंबात्मक रूप से उसे भावना का प्रसरण करना होता है। अतः कविता विचार पैदा करने का काम नहीं करती है। विचार पैदा करने का काम गद्य से होता है और ये गद्य की केंद्रीय विशेषता भी होती है। इसीलिए आधुनिक काल का प्रवर्तन हम गद्य के माध्यम से हुआ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हिंदी कविता के प्रारंभ की दृष्टि से अगर हम सोचेंगे तो खड़ी बोली हिंदी कविता का विकास भारतेंदु युग से ही होता है। यानी जिस भाषा में आज कविताओं की रचना होती है उसका विकास भी भारतेंदु युग से ही हुआ है, यानी 1850 के बाद से। लेकिन इस युग में कविता में ब्रजभाषा की प्रधानता रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने हिंदी को वो सम्मानजनक स्थान दिया और उन्होंने जोर दिया कि काव्य में भी ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार धीरे धीरे काव्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अथक प्रयासों का ये सुफल हुआ कि उस युग के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो समय जाता है द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, इन सब के जरिए तमाम माध्यम बनते गए
मोहभंग की कविता, उत्तर आधुनिक कविता, इन सब के जरिए कविता निरंतर समृद्ध होती चली गई। अब हम बात करेंगे कि आधुनिक हिंदी जो है, काव्य जो है, उसका काल विभाजन हम कैसे कर सकते हैं। आधुनिक साहित्य का प्रारंभ जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो 19वीं ईस्वी से मानते हैं, तो नगेंद्र जो है 1868 से इसको मानते हैं। तो इसमें भिन्न भिन्न मत हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमको इनके मतों पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 1850 से लेके 1900 तक का जो कालखंड है, जो भारतेंदु युग के आसपास आता है, इसको हम कविता की पृष्ठभूमि का काल कह सकते हैं। ये शुरुआती दौर था खड़ी बोली हिंदी का, क्योंकि यहाँ पर उस समय ब्रज भाषा में ही अधिकांश कविताएं लिखी जाती थी। 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग आता है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रभाव रहा है। यहाँ पर कविता की भाषा को समृद्ध करने का बड़ा कोशिश किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भाषा पर इतना ध्यान देते थे कि उन्होंने निराला की कविताओं को तक, उनकी रचनाओं को तक लौटाया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा कोशिश करते थे कि भाषा का स्तर, खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया जा सके और भाषा का स्तर उच्च से उच्चतम हो। 1918 से 1936 में आता है आपका छायावाद युग। ये हिंदी कविता के क्षेत्र में बोल रही हूँ अभी मैं, ठीक है। 1936 से 1943 तक आता है प्रगतिवाद। 1943 से 1951 में आता है प्रयोगवाद। 1951 से लेके 1959 में नई कविताएं आती हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहूँगी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार भी है कि मैंने ये द्विवेदी युग से लेके प्रयोगवाद तक की कविताएं बहुत ज़बरदस्त कविताएं हैं। हालांकि नई कविता में भी कुछ कविताएं अच्छी हैं, लेकिन जितना बेहतर काव्य कविता का विकास मतलब इस युग में हुआ, आधुनिक युग में, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति और प्रयोगवाद में हुआ है, उतना शायद ये आगे मुझे नहीं लगता कि हो पाया। 1951 से 1959 में नई कविता आती है। 1960 से 64 में कविता। 1965 से 1975 में मोहभंग की कविता और 1975 से 1990 में जनवादी कविता। 1990 से अब तक जो कविताएं हैं इन्हें हम उत्तर आधुनिक कविता या विमर्श केंद्रित कविता या समकालीन कविता के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार ये काल विभाजन की जो समस्या है ये तो अब समाप्त हो ही गई है, क्योंकि इसको तो मैंने आपको स्पष्टतः बता दिया है कि किस तरह हिंदी में जो काव्य है, कविताएं हैं, उसका काल निर्धारित किया गया है। अब हमारा देखो जो 3.32 है, मध्यकालीन पद्य और आधुनिक पद्य का अंतर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो मध्यकालीन पद्य, मध्यकाल में देखो हमारे दो कालखंडों में हम बांटते हैं, भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल में बांटते हैं। तो भक्ति काल में आपने जितना भी पढ़ा है काव्य को, उसमें निर्गुण और सगुण आते हैं। फिर निर्गुण में आपका प्रेमाख्यानक आ जाता है और संत काव्य आ जाता है। दूसरी ओर सगुण में आपका राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो उन सभी में हम देखते हैं एक विशेष प्रवृत्ति चल रही है। जो राम भक्ति से संबंधित काव्य हैं उनमें मूल जो भाव है वो भक्ति का ही है, चाहे कृष्ण भक्ति में हो। और ऐसे निर्गुण वाले में जो है वहाँ पर भी एक तरह की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलेगी। रीतिकाल में श्रृंगारिकता, श्रृंगार परक हमें रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भक्ति काल तथा रीतिकाल की सामाजिक चेतना में बुनियादी अंतर है। भक्ति काल के केंद्र में ईश्वर भक्ति है तथा रीतिकाल के केंद्र में राज श्रृंगार है। भक्ति काल सामाजिक ऐतिहासिक बोध से युक्त है तथा रीतिकाल इंद्रियों के सुख के प्रति हमें आग्रह करता है। दोनों वर्गों की सामूहिक प्रवृत्ति को हम केंद्रित करें तो पूरे मध्यकाल की केंद्रीय विशेषता में दो तीन चीज़ें निकल के आते हैं, भक्ति, नीति और श्रृंगार। वहीं अब हम आधुनिक पद्य की बात करें तो आधुनिक जो पद्य है या आधुनिक जो कविता है, इसके केंद्र में ईश्वर की जगह मनुष्य है और भावना भक्ति की जगह विचार और तर्क हैं। नीति की जगह कार्य कारण और भाव संबंध है
और अलंकारों की जगह बिंब ने ले ली है। बिंब विधान पे बड़ा काम किया है आधुनिक कवियों ने। अलंकरण की प्रवृत्ति भक्ति काल के संदर्भ में ज़्यादा होती है। श्रेष्ठ पुरुष या ईश्वर की हम अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा या स्तुति करते हैं, अतः स्तुति प्रशंसा में अलंकार का प्रयोग सज है और स्वाभाविक है। आधुनिक काल की कविताओं में ईश्वर की जगह मनुष्य के भाव और विचारों ने ले लिया है, प्रकृति ने ले लिया है। ठीक है, तो विचारों का वहन अलंकार से किया जा सकता है, लेकिन विचार के लिए बिंब की उपयोगिता होती है। बिंब का काम चित्र को निर्मित करना होता है। बिंब हमारी संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। बिंब भावना का आंतरिक रूप होते हैं। आधुनिक पद्य की मूलभूत विशेषताओं का अध्ययन हम बिंब के माध्यम से ही करते हैं, इसलिए बिंबों का अधिक प्रयोग हमको आधुनिक कविता में देखने को मिलता है। इसके अलावा नई कविता में, आधुनिक कविता में हमें मानवतावाद देखने को मिलता है। ईश्वर, मनुष्य, पशु पक्षी सबके लिए इसमें जगह है। स्नेह, सम्मान, आदर का भाव, ये सारी चीज़ें हमें देखने को इसमें मिलती हैं। इन सभी बातों से हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि आधुनिक काल का पद्य जो है मध्यकालीन पद्य से अलग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आधुनिक हिंदी पद्य की जो पृष्ठभूमि है, ऐसा क्या हुआ कि आधुनिक कविताएं उस मध्यकाल के भक्तिकाल या उत्तर मध्यकाल रीतिकाल से भिन्न कैसे हैं। सबसे पहले तो वो कौन सी ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां थी जिससे इतनी चेतना में मनुष्य के बदलाव आया कि वो जिस परंपरागत ढांचे में लिख रहा था उसको छोड़कर उसने कुछ नया आजमाया। जाहिर सी बात है, जब तक कुछ समाज में बदलाव नहीं होते हैं, संस्कृति में बदलाव नहीं होते, तब तक लेखनी में, कवि की लेखनी में बदलाव नहीं हो सकते हैं। 1857 ईस्वी से मैं चर्चा शुरू करूंगी। वहाँ पर आते आते हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा भारत है अंग्रेजों का उपनिवेश बन चुका है। पराजय के बोध ने भारतीयों के मन में राष्ट्रीय बोध उत्पन्न किया। पहली बार 1857 में भारत के लोगों को ये फील हुआ कि हम किसी के गुलाम हैं और हमको आज़ाद होना चाहिए। हिंदी साहित्य पहली बार तत्कालीन समस्याओं से जुड़ा। यह जुड़ाव गद्य के माध्यम से हुआ था और इसमें हरिश्चंद्र युग के कवियों का बड़ा महान योगदान है। प्रेमचंद्र की शुरुआती कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी कैसी हैं, और जब प्रेमचंद अपने अंतिम दौर में लिख रहे थे कितने यथार्थवादी हो गए थे। एक तरफ जो लेखनी की शुरुआत आदर्शवाद से करता था, अंतिम समय तक आते आते पूर्णतः घनघोर यथार्थवादी बन जाता है। इतना बड़ा बदलाव कैसे होता है? ये बदलाव समाज देता है एक लेखक को, समाज की परिस्थितियां देती हैं। तो यहाँ तक आते आते परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि कविता लेखन में बदलाव होना तय हो गया था। हिंदी साहित्य पहली बार तत्कालीन समस्याओं से जुड़ा। यह जुड़ाव गद्य के माध्यम से हुआ, पद्य के माध्यम से नहीं। यह सही भी था क्योंकि विचार जल्दी बदलते हैं, संवेदना बाद में ढलती है। लेकिन यह समझना भूल होगी कि पद्य में बदलाव की प्रक्रिया थोड़ी बाद में शुरू हुई, अनायास नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता में राजभक्ति या राष्ट्रभक्ति हमें धीरे धीरे देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम आर्थिक परिस्थिति की। आर्थिक परिस्थिति क्या थी? उसमें भारत जो था पूरा का पूरा ग्रामीण था, कृषि प्रधान व्यवस्था थी। गांव जो थे आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे और अपने आप में एक पूर्ण आर्थिक इकाई थे। भारतीय गांवों की अपरिवर्तनीय स्थिति पर एक बार चार्ल्स मैटकॉफ ने लिखा भी था कि भारत के गांव छोटे छोटे गणतंत्र हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती हैं, बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, बदलाव आया। जब ब्रिटिश कंपनियां आई, उद्योग स्थापित हुए, लोग शहरीकरण हुआ, कई चीज़ें बदली। उसके बाद धीरे धीरे आर्थिक ताने बानों में बदलाव आया। ब्रिटिश अधिकारियों ने कई तरह की व्यवस्थाएं ऐसी लागू की, जमींदारी प्रथा लागू की, ये कितने सारे बंदोबस्त शुरू किए थे, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, इन सब का प्रभाव पड़ा भारत की अर्थव्यवस्था में। उसके चलते वो लोग भी इनके खिलाफ हो गए अंग्रेजों के, जिन्हें पहले अंग्रेजों के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये भी एक
कारण हम मान सकते हैं। आर्थिक कारण ने भी जो लेखक थे, जो उस समय उस दौर में लिख रहे थे, उनके मस्तिष्क को बदलने की कोशिश की है। अब बात करते हैं हम धार्मिक परिस्थिति। तो धर्म तो काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनमानस को प्रभावित करते आ रहा है। ठीक है, आप जानते होंगे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके हिंदू धर्म को आधुनिक संदर्भ में व्याख्या भी की थी। इसी क्रम में कई नए समाज उस दौर में बने, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी। ये धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर हिंदू धर्म और भारतीय समाज को गहरे रूप से इन सब ने प्रभावित किया। ईसाई धर्म के धार्मिक आक्रमण जो उस समय मिशनरी आ रहे थे, बड़ी तेजी से धर्मांतरण का काम हो रहा था, इसने भी हिंदुओं की चेतना को जगाया। सती प्रथा कानून, विधवा विवाह के खिलाफ कानून, ये सब उनकी जागरूकता के ही प्रमाण हैं, क्योंकि इन सब को अंग्रेज़ों ने तभी बैन किया जब भारत के कुछ प्रबुद्ध जनों ने इसके लिए क्या किया, अंग्रेज़ों से बार बार गुहार लगाई, वरना अंग्रेज़ों को क्या फ़र्क पड़ता था किसी के सती होने से। ये वो दौर था जब विवेकानंद ने शिकागो जैसे शहर में जाके अपने वक्तव्य में हिंदू धर्म को पूरे विश्व में सम्मानित और प्रतिष्ठित किया था। हिंदू धर्म की जड़ता टूटी और वो गतिशील हो चुका था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य सेक्युलर दृष्टि से ओतप्रोत है, जिसके पीछे पुनः जागरण की भावना ही काम कर रही थी। तो इस प्रकार जो कविता का विकास का क्रम है, उसमें हम केवल किसी एक पक्ष पे बात नहीं कर सकते, उस पे राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति, इन सब का बड़ा ही गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।